Hello and welcome to GNU BAPSH, where I will be covering BPSC 105, that is Introduction to Comparative Government and Politics. BPSC 105 का हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था, जो कि है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और आज हम करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इसके पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोडेड है। जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। सक्सेसिव वेव्स, मतलब एक के बाद एक वेव आती गई और इसको क्रिटिसाइज करती गई। जो पहली वेव थी वो थी अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1990s में पहली वेव आई। 1900s में, सॉरी, 1900s में इसकी पहली वेव आई और इसको क्रिटिसाइज करा, और उसके बाद फिर से 1950s में एक और वेव आई, उसको क्रिटिसाइज करा। पर हर वेव के बाद क्या होता गया कि इस अप्रोच का रिसर्जेंस होने लग गया, मतलब ये रिवाइव होने लग गई, इम्प्रूव होने लग गई। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये स्पेक्युलेटिव है, नॉर्मेटिव है, ये सिर्फ फोकस करती है इंडिविजुअल कंट्रीज की डिटेल्स पर। बस उन्हीं को ही ये कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करती है और उन्हीं की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को शो करती है। और इसकी वजह से जो ये था अप्रोच था, इसको क्रिटिसाइज किया गया। जो हिस्टोरिकल अप्रोच से ये फॉलो करती थी अपनी स्टडी को, वो हिस्ट्री तो स्टडी करती थी पर उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी, जिससे हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाए। और ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप को ही स्टडी करती थी, वेस्टर्न यूरोप पर फोकस करती थी। इसकी वजह से जो कल्चरल डिफरेंसेस होते थे यूरोप से अलग, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग होगी वेस्ट से, तो ये इन सबको इग्नोर करती थी। और इसी की वजह से ये जो अप्रोच थी उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर और लॉज पर फोकस करती थी। इसकी वजह से जो रियल पॉलिटिकल लाइफ है, जिसमें पॉलिटिकल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ये सब भी आना चाहिए, उससे ये मिस हो जाती थी। 1950s में ये जो अप्रोच थी, जो कि डेवलप की गई थी ब्रायस लॉवेल और ऑस्ट्रोंगी ने, ये फिर से क्रिटिसिज्म में आ जाती है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि डेविड ईस्टन, रॉय मैक्रेडिस। ईस्टन अपने वर्क द पॉलिटिकल सिस्टम में कहते हैं कि ये ब्रायस का एक फैक्चुअलिज्म का अप्रोच है, एक फैक्चुअलिज्म का वर्क है। फैक्चुअलिज्म का मतलब है कि ये सिर्फ फैक्ट्स पर डिपेंडेंट रहती है, और ये ईस्टन जो है, डेविड ईस्टन, वो इसे एक हाइपर फैक्चुअलिज्म भी कहते हैं। हाइपर फैक्चुअलिज्म का मतलब है एक्सेसिव डिपेंडेंस अपॉन फैक्ट्स, मतलब ये फैक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड रहती है, ना कि दूसरे किसी एस्पेक्ट में, जिसमें वो अच्छे से पॉलिटिकल एनालिसिस कर पाए। और जो ब्लॉन्डल हैं वो डिफेंडर बन जाते हैं इस अप्रोच के, जो कि ईस्टन ने इसे एक फैक्चुअलिज्म का कहा था अप्रोच। और ब्लॉन्डल ये कहते हैं कि जो ये अप्रोच है इसमें फैक्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली जो फैक्ट्स थे वो बहुत ही कम अवेलेबल रहते थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास, जिससे वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल एनालिसिस को कर पाएँ। इसीलिए इसमें फैक्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। फैक्ट्स वर इन केस नीडेड फॉर एनी इफेक्टिव एनालिसिस। ब्लॉन्डल ये कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी इफेक्टिव एनालिसिस को स्टडी करने के लिए। नो रीजनिंग कुड बी मेड विदाउट हैविंग फैक्ट्स। कोई भी रीजनिंग डेटा और फैक्ट्स के बिना नहीं पूरी हो सकती। This, coupled with the point that facts were difficult to acquire, made them integral to the study of political analysis. इसीलिए जो ये स्टडी है वो फैक्ट्स को बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बना देती है पॉलिटिकल एनालिसिस का। ब्लॉन्डन एम्फेसाइज करते हैं बिल्डिंग मॉडल्स विदाउट ग्राउंडिंग देम इन द फैक्ट्स वुड रिजल्ट इन मिस इन्फॉर्मेशन। ब्लॉन्डल ये कहते हैं कि जो भी हम मॉडल बनाते हैं उसमें फैक्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसमें फैक्ट्स नहीं डालेंगे तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। This misinformation given the facts about some countries were harder to come by was likely to affect at the times of reinforce preconceptions about these countries। इसकी वजह से जब हम प्रीकंसेप्शन लगाते हैं इन कंट्रीज का, वो मिस इन्फॉर्म हो जाएगा और हम गलत इन्फॉर्मेशन उन कंट्रीज के बारे में जुटा पाएंगे। Thus, the need of collecting and devising ways of collecting facts was stressed emphatically by the followers of institutional approach। जो institutional approach के जो followers थे वो ये कहते थे कि फैक्ट्स को कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इफेक्टिव स्टडी को करने के लिए।
और ये इसी पे ज़्यादा स्ट्रेस भी देते हैं। जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते हैं कि ये मोर कंपैरेटिव फोकस करती है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज पे। अब जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज पर फोकस करती है, ठीक है। और जो ब्लॉन्डल के क्रिटिक्स हैं, जो इनके डिफेंडर हैं ब्लॉन्डल, उनके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ही कंपैरेटिव वे में फोकस करती है और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसके क्रिटिक्स ये कहते हैं। फर्दर देयर वाज एन अटेम्प्ट टू अंडरटेक स्टडीज कंपेयरिंग स्ट्रक्चर्स प्री नॉट डिटरमाइंड बाय लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स। आगे अगर हम बात करें द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंटेम्पररी कंपैरेटिव स्टडी। इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था वो एक एक्सक्लूसिव अप्रोच बना रहा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 1950s तक, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, जो कि डिस्टिंक्टिव बनाया गया था ब्राइस लॉवेल और ऑस्ट्रोमकी के द्वारा। जो मेन फोकस था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का वो था लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रीज के लॉज और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली स्टडी करना फैक्ट्स के बेसिस पर, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू अंडरस्टैंड हाउ सॉवरेनिटी jurisdiction लीगल लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट आर इवॉल्व्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसका काम ही यही है कि हर गवर्नमेंट की हिस्टोरिकल स्टडी करना, जिसमें उसके ज्यूरिडिक्शंस लीगल लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर कैसे इवॉल्व हुए हैं अलग अलग टाइम पर, उसको ये स्टडी करती है। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड हाउ these manifested themselves in relation with the nation and the state, central and local government administration and bureaucracy। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को स्टडी करना, जो कि नेशन और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको स्टडी करती है, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट में, लोकल से एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में, और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को ये स्टडी करती है एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। ब्लॉन्डल थे जो ये बिलीव करते थे कि जो डिक्लाइन हुआ है इस अप्रोच के इन्फ्लुएंस का वो है 1950s। 1950s के बाद से जो अप्रोच है वो डिक्लाइन पर चली गई, क्योंकि ये नॉन वेस्टर्न जो गवर्नमेंट थी वो इनकी पॉलिटिकल एनालिसिस को एकोमोडेट करने के लिए सही नहीं थी, वो इररिलेवेंट हो रही थी, क्योंकि जो नॉन वेस्टर्न गवर्नमेंट थी उनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम से, जो कि ईस्टर्न यूरोप, जो कि जो वेस्ट यूरोप था, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था उनसे अलग थी। और ये प्रीडोमिनेटली कम्युनिस्ट कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, जो कि ईस्ट यूरोप में है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका, ये इन सब की कंट्रीज को स्टडी करने के लिए इररिलेवेंट मानेंगी। और 1980s आते आते जो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में तब्दील हो गई। न्यू इंस्टीट्यूशन का मतलब है एन अप्रोच टू स्टडी इंस्टीट्यूशन दैट फोकस ऑन कंट्रास्टिंग एंड इनेबलिंग इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ये इंडिविजुअल और ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए अप्रोच इसको बनाई गई, और इसमें ये हमें पता चलता है कि जो इसका रिवाइवल हुआ हम ट्रेस कर सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट से, जो कि सोशल साइंस डिसिप्लिन पर लेट 1970s में ग्रो हो रहे थे। लेट 1970s में अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे थे, उनके इंटरेस्ट अलग थे, उनके सोशल साइंस के डिसिप्लिन अलग थे, तो इसीलिए इनकी इंस्टीट्यूशनल स्टडी को न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का नाम दे दिया गया और इसका एक रिवाइवल हमें देखने को मिल जाता है। At the time, within the discipline of political science, interest behaviorism had to become to wane. Behaviorism उसी के साथ शुरू हो गया, जिसमें एक अलग डिसिप्लिन बना दिया पॉलिटिकल साइंस में। द स्टडी ऑफ न्यू institutionalism combined the interest of traditional scholars in studying formal institutions, rules, and structures with the focus of behavioralist scholars on examining the actions of individual political actors। जो ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो स्टडी थी इसने इंटरेस्ट को कंबाइन कर दिया, जो कि ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल रूल्स को स्टडी करते थे, उनके बिहेवियर को स्टडी करते थे, और जो स्कॉलर्स इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर्स को स्टडी करते थे, ये उनके इंटरेस्ट को इसमें कंबाइन कर दिया गया। जो ये अप्रोच थी ये दूसरी अप्रोच से अलग थी, क्योंकि जो इसमें
स्टडी होती थी वो ब्रॉड वे में स्टडी होती थी। यहाँ सिर्फ फॉर्मल रूल्स को स्टडी नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पे इनफॉर्मल रूल्स को भी स्टडी किया जाता था, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी किया जाता था, जिससे जो पॉलिटिकल कंडक्ट है उसको शेप दिया जा सके। Since the 1990s, new institutionalists have begun a variety of methodological approaches to understanding how norms, rules, and cultures, structures, constrain and influence individual in a political institution। जो 1990s में क्या होने लगा, जो नए इंस्टीट्यूशनलिस्ट थे ना, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को स्टडी करते थे, उन्होंने अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस को राइज करना शुरू कर दिया गया, जिसमें वो नॉर्म्स, रूल्स, कल्चर्स और उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते थे, जो कि इंडिविजुअल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनको कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, वो इसमें स्टडी किया जाता था। न्यू इंस्टीट्यूशनल जो है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एज द टर्म सजेस्ट दिस ट्रेंड इज फोकस ऑन द स्टडी ऑफ थियोरी ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन दो दे डिफर ऑन एक्सटेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन मैटर। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन मैटर से हट कर भी ये स्टडी करती थी, क्योंकि ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। इसका नाम, जैसे कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से अलग मानी गई, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन जो प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ उनको स्टडी नहीं करती थी, इसके पार जाकर भी इनके ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क को भी इसमें स्टडी किया जाता था कि वो फंक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच कैसी है, जो इंटर रिलेशन है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ, ये इसमें सब कुछ स्टडी किया जाने लगा था। और ये थे कुछ डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसमें नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिस्ट, रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिस्ट, ये सब आप देख सकते हैं। ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है इसका पूरा यूनिट। आज ये यूनिट ख़त्म हो गया है, कल आएगा, सॉरी, एक दिन बाद आएगा आपका यूनिट 4। थैंक यू।